क्लास 10th इतिहास पार्ट 1 चल रहा है बच्चों। एवियन एजुकेशन हब जो अग्रवाल स्कूल का चैनल है उसमें आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। ऑनलाइन कक्षा जो चल रही हैं हमारे डायरेक्टर सर की ओर से विशेष कोविड-19 की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे कैसे भी ना कैसे कुछ शिक्षा का लाभ लें, इसलिए हमारी जो कक्षा चल रही हैं। तो अब पिछले हमने कक्षा में जो पढ़ा था वो पढ़ा था सातवाहन वंश के बारे में। अब आता है सातवाहन वंश के बाद हिंदुस्तान में गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना जो की थी भारत में, वो की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। बच्चों ध्यान रखना, चंद्रगुप्त प्रथम नाम, हम मौर्य नहीं बोल रहे हैं, हम चंद्रगुप्त प्रथम बोल रहे हैं, जिसने भारत में गुप्त वंश की नींव रखी। लेकिन वो हिंदुस्तान में गुप्त वंश की नींव तो रख दी, लेकिन ज़्यादा समय तक हिंदुस्तान में शासन नहीं कर पाए और भारत में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की नींव रखी। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में ज़्यादा इतिहास में नहीं है बच्चों। नींव रखने के बाद यानी स्थापना करने के बाद कुछ समय आसपास के प्रदेशों को जीतकर गुप्त वंश की स्थापना कर दी और कुछ समय उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद उनका पुत्र जो शासक बना वो था समुद्रगुप्त। ये गुप्त वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक थे। इतिहासकार इन्हें भारत का नेपोलियन, अफलातून अर्थात जुदाई शासक के नाम से इनको संबोधन करते हैं। बच्चों, समुद्रगुप्त बहुत महत्वाकांक्षी शासक था और वो हिंदुस्तान के साम्राज्य को आगे बढ़ाना चाहता था। जीतकर उसने आगे बढ़ाया भी और उसने इसके लिए दिग्विजय यानी विजय की ओर अग्रसर किया। हिंदुस्तानी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उसने विभिन्न प्रदेशों को जीतकर अपने राज्य में लाया और उसने इसके लिए एक विशाल सेना की भी स्थापना की। विशाल सेना की, उसके पास एक विशाल सेना के साथ पैदल सेना के साथ साथ एक नौसेना भी थी, जिसके द्वारा समुद्र पार के देशों के साथ अपने संबंध मजबूत किए। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। जब उसने आसपास के प्रदेशों को जीत लिया था तो उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। बच्चों आप कहेंगे अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? यानी राजा एक यज्ञ करता है और यज्ञ करने के बाद अपना घोड़ा भेज देता है, तो घोड़े के पीछे राजा की सेना चलती है। घोड़ा जहाँ जहाँ जाता है, जहाँ जहाँ से निकलता है, ये माना जाता है कि वह राज्य उसके अधीन है और जो घोड़े को पकड़ लेता है उसे राजा की सेना से युद्ध करना पड़ता है। तो अपने जीवन काल में समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। वह ललित कलाओं में दक्ष था, यानी युद्ध के साथ साथ वो संगीत का बहुत तगड़ा शौकीन था। और कहते हैं एक सिक्के पर
उसे बीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इससे इतिहासकार कहते हैं कि हो ना हो समुद्रगुप्त को संगीत का बहुत बड़ा शौक रहा होगा। वह विष्णु का उपासक था, अर्थात विष्णु का भक्त था, तथा वह अपने धर्म का सम्मान करने के साथ साथ अन्य धर्मों का भी सम्मान करता था। बच्चों, हम कह सकते हैं ऐसा राजा ही, ऐसा शासक ही आगे बढ़ सकता है जो सभी को साथ लेकर चले, और समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में ऐसा ही किया। वो सभी को साथ, सभी धर्म के लोगों को, सभी जातियों के लोगों को अपने साथ लेकर चला और गुप्त वंश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो, प्रयाग पद्धति के लेखक हरिसेन उनके दरबारी कवि थे, यानी वे राजा महाराजा क्या करते थे, कवि रखते थे। तो हरिसेन नाम के व्यक्ति थे, उनके दरबारी कवि थे, उनके दरबार में कवि थे। समुद्रगुप्त के शासनकाल में भारत में सभी क्षेत्रों में, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, चाहे वो युद्ध का क्षेत्र हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में उसने महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की। और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई, और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, कौन? उसका पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या द्वितीय, चंद्र द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। वो शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कहा जाता है, इसके शासक को सरयुग काल कहा जाता है। इसने आसपास के क्षेत्रों को और अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया, क्योंकि समुद्रगुप्त ने लगभग पूरे क्षेत्रों को जीत लिया था, 2-4 रह गए, उसको चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने जीत लिया। और अपने शासनकाल में शिक्षा, कला, सबके ओर उसने ध्यान दिया और शांतिपूर्ण शासन स्थापित किया। इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्णयुग काल कहा जाता है। कोई चोरी, लूट, हत्या जैसी कोई स्थिति उसके शासनकाल में नहीं थी। बड़े शांति से उसने शासन किया, ज़्यादा युद्ध भी नहीं किए। और चंद्रगुप्त द्वितीय को न्यायप्रिय शासक भी कहा जाता है, उसको न्याय प्रेमी शासक के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त शासक बना। देखो, स्कंदगुप्त के शासनकाल में भी चौमुख विकास हुआ। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त को सिंहासन पर बैठते समय हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। हूण एक विदेशी जाति थी, और विदेशी जाति जब देखा कि हिंदुस्तान के राजा आपस में लड़ रहे हैं, तो उन्होंने अपने शासन को हिंदुस्तान में स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। उस समय हिंदुस्तान में स्कंदगुप्त का शासन था। उसने बड़ी वीरता से, भाई, क्योंकि समुद्रगुप्त के द्वारा स्थापित एक सेना उसके पास थी, नौसेना थी, और स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित कर दिया। स्कंदगुप्त ने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील, यानी जो मौर्य शासकों ने एक झील बनवाई थी जिसे सुदर्शन झील कहते हैं, किसने बनवाई थी? मौर्य शासकों ने। लेकिन धीरे धीरे वो झील बेकार हो गई, खंडर हो गई। उस झील का पुनर्निर्माण मीन्स दोबारा उसका निर्माण स्कंदगुप्त ने ही करवाया था। तो बच्चों, स्कंदगुप्त के बाद कुमारगुप्त, और उसके बाद कुमारगुप्त के बाद लगभग गुप्त वंश का ये शासन का अंत हो गया। अब गुप्त वंश की कुमारगुप्त के बाद शासन अंत हुआ, तो इनकी कुछ उपलब्धियां रही थी।
तो जब इन लोगों ने शासन किया तो इन लोगों की उपलब्धियां थी। तो अपन पढ़ेंगे अब गुप्त वंश की उपलब्धियां। गुप्त वंश की उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धि। भारतीय इतिहास में गुप्त वंश का महत्वपूर्ण स्थान है। गुप्त सम्राट वैदिक धर्म को मानने वाले थे, यानी वेदों के द्वारा जो वैदिक धर्म था उसको ये लोग मानते थे। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए तथा बौद्ध एवं जैन धर्म को बढ़ावा दिया। इन्हीं के समय चीनी यात्री फायान, यानी गुप्त राजाओं के समय विदेशी यात्री भी भारत में आए थे, जिनमें चीनी यात्री फायान हैंसांग नाम के व्यक्ति थे, जो भारत की संस्कृति उन्होंने देखा और विदेशों में भी उसका गुणगान किया। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था। गुप्त साम्राज्य सुशासित था। फायान ने लिखा है अपनी पुस्तक में, चीन में जाके बताया कि गुप्त शासन सुशासित था, अपराध बहुत कम होते थे, करों का भार बहुत कम था, राजकार्य की भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, ठीक है, मर्चकटम के लेखक शूद्रक तथा मुद्दा राक्षस विशाल दत्त गुप्त काल में हुए। रामायण तथा महाभारत गुप्त काल में ही अपने वर्तमान स्वरूप में आई। यानी रामायण और महाभारत के बारे में कब की भाई घटना घटित हो गई, तो गुप्त काल में अपने सही रूप में आ पाई। गुप्त काल में आर्यभट्ट, ब्राह्मीर, ब्रहगुप्त आदि ने गणित तथा ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। यानी विज्ञान के क्षेत्र में भी गुप्त राजाओं ने काफी कार्य किए तथा शून्य एवं दशमलव का आविष्कार भी इसी काल में हुआ। गुप्त काल में भारत ने विज्ञान, चिकित्सा, स्थापत्य कला, गणित, चित्रकला, मूर्तिकला आदि क्षेत्रों में विशेष उन्नति की। चित्रकला, मूर्तिकला, ठीक है ना, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, आदि क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में उन्नति हुई, क्योंकि उस समय ज़्यादा युद्ध नहीं होते। समुद्रगुप्त ने बहुत अच्छी तरीके से शासन को आगे बढ़ाया था। इसलिए इतिहासकार गुप्त शासन को मुगल का वो गुप्त वंश का स्वर्णयुग काल कहते हैं। बच्चों, हमने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा। गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त प्रथम ने किस तरीके से इस वंश की नींव रखी और नींव रखने के बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त आदि ने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। तो बच्चों, हमने पढ़ा गुप्त वंश के बारे में। आपको हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। बच्चों, फिर मैं आपको हर क्लास में हर उसमें कहता रहा हूँ कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं, हमारे पढ़ाने का मकसद ये नहीं कि हमने जो पढ़ाया आपने बस देख लिया हो गया। हम जो अपनी कक्षाएं ऑनलाइन ले रहे हैं, कक्षाएं ऑनलाइन सुनने के बाद आप प्लीज़ मैं आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट और आशा करता हूँ कि आप एक बार बुक से उस टॉपिक को गहराई से ज़रूर पढ़ लें। बच्चों, मैं निश्चित कर रहा हूँ कि आप हर चीज़ सीखेंगे और अपने जीवन में इतिहास को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम
रात को याद करते हैं, सुबह भूल जाते हैं। और भूलने का सबसे बड़ा यही कारण है कि हम आगे उसको नहीं पढ़ पाते। हमारे डायरेक्टर सर की विशेष एक योजना है कि भाई कोविड-19 के समय सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासों का लाभ लें, अपनी जो बोर्ड की तैयारी ढंग से करें, और साथ साथ बच्चों में आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सभी लाइक करें, लोगों को बताएं, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि लोग इस कक्षा का आनंद ले सकें। बस मैं अपनी कक्षा को, अब आप ये समझते होंगे सब कोर्स बहुत धीमे चल रहा है। बेटा इतिहास के 4 पार्ट हैं, एक हो चुका है, दूसरा चल रहा है, बड़े बड़े पार्ट हैं, थोड़ा समय लगेगा। ज्योग्राफी तो बहुत छोटी है, इतिहास और लोकतंत्र के जो चैप्टर काफ़ी बड़े हैं, इसलिए समय लग रहा है। हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद।